आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के बी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, वैसे हर हफ्ते हम नए नए फनकारों से मुतारुफ करवाते हैं और उनकी चटपटी बातें आपके बीच पेश करते हैं। लेकिन आज आपकी खिदमत में बॉलीवुड के उस नामवर अदाकार को हम आपके बीच पेश कर रहे हैं जिन्होंने टेलीविज़न की दुनिया में और फिल्मों की दुनिया में अपना एक मुकाम पैदा किया और बहुत सारी फिल्मों में अपनी एक्टिंग के ज़रिए अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। मेरी मुराद है आपके और हमारे चहीते कलाकार जिसे आप और हम अश्विन कौशल जी के नाम से जानते हैं। अश्विन जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। बड़ी खुशी हो रही है आज आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मेरी ऑडियंस को मेरा आदाब, नमस्कार। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पर बुलाया है। और हैदराबाद के साथ तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आना बहुत सालों बाद आया है, बिल्कुल। हुआ है। तकरीबन 2003 या 4 में लास्ट आए थे। अब इस सरजमीन को मैं हम काफ़ी मतलब 20 साल हो गए। बिल्कुल। जी अश्विन जी, तो शुरुआत हम इस तरह करेंगे कि जी आपकी जो जर्नी है, काफ़ी साल से आपका ये सफ़र जारी है और आज भी कई फिल्मों में आप भूमिका निभाते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह, हमें बताइए। सबसे पहली बात तो ये कि मैं बम्बई की मेरी पैदाइश है। और मेरे वालिद साहब जो थे मरहूम कौशल भारती, वो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े और फनकार राइटर थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत मूवी मुगल के साथ की थी, दिलीप कुमार साहब। और 20 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था एज अ राइटर। उन्होंने लिखी थी फिल्में दिल दिया दर्द लिया, तेरे मेरे सपने, आदमी, संघर्ष, मेला, काफ़ी फिल्में दिलीप कुमार साहब के साथ। और उसके बाद में मनोज कुमार जी, फिर फिरोज़ खान साहब के साथ उन्होंने फिल्म लिखी धर्मात्मा, और बहुत सारी फिल्में। और देवानंद के साथ उनका बहुत सारे एसोसिएशन रहे, तेरे मेरे सपने, गैमलर, और मनोज कुमार साहब, दिलीप, गोल्डी साहब, और बहुत सारी फिल्में उनका ये दौर चलता रहा। और उनके इंतकाल से पहले भी उन्होंने फिर एक बहुत ही ऐतिहासिक सीरियल लिखा संजय खान का, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, ट्रिपल ए फिल्म्स की। तो मैं जैसे पहले कहता आया हूँ कि हमेशा ये कहते थे कि बतख का बच्चा जो है ना, वो जब अंडा फूटता है तो हमेशा वो पानी की तरफ ही दौड़ता है। तो हमारी दौड़ फिल्म इंडस्ट्री ही रही है। और पूरा सारा कुंबा हमारे ख़ानदान का जो है वो राइटर रहे हैं, और कोई डायरेक्टर हैं, कोई एक्टर हैं। मेरी सिस्टर जो हैं वो बहुत वन ऑफ द नोन एक्ट्रेस हैं टीवी की, तनुश्री कौशल। तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सही है। नहीं, आपने जब बताया अपने वालिद मोहतरम के बारे में, एक बेहतरीन राइटर के तौर पर इन्होंने इंडस्ट्री को बहुत सारी फिल्में दी। जी तो बचपन में आपके जहन में क्या चीज़ थी, क्योंकि बहैसियत राइटर तो आपके वालिद मोहतरम थे, तो उन्हीं के कहने पे आप एक्टिंग की फील्ड से जुड़े या फिर इंडस्ट्री से जुड़े, उस बारे में बताएंगे। नहीं, वो जिस माहौल में आप पैदा होते हैं, आप उसी तरीके से आप तराशे जाते हैं। उठना बैठना फिल्मों के बारे में, हमारे घर में कैफ़ी आदमी साहब और कैफ़ी अंकल और काफ़ी बड़े फ़नकार जो होते थे, बड़े बड़े राइटर जो होते थे, वो सब आना होता था। उस माहौल में उठना बैठना, स्कूल से आना तो देखना कि वालिद साहब की जो है उनकी एटलैंट सिटिंग चलती हैं, स्टोरी सिटिंग्स चल रही हैं, तो वो सारा तो वो देख देख कर और प्लस फिल्में ट्रायल्स पे पापा ले जाते थे, शूटिंग पे मैं चला जाता था। सुनील दत्त साहब मुझे बहुत प्यार करते थे। और मेरे फादर ने एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी, दरिंदा, सुनील दत्त, फिरोज़ खान, परवीन बॉबी। वो फिल्म मेरे ख्याल में वो बदकिस्मती थी हमारी कि वो नहीं फिल्म चल पाई। और लेकिन वो एज ए डायरेक्टर ने भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया, लेकिन वहाँ नहीं चल पाए। तो वो देख देख कर, और फिर दौर तो था मिस्टर एंग्री यंग मैन का, मिस्टर अमिताभ बच्चन, डॉन वॉन रिलीज़ हुई थी। तो बस हम तो यही हमारी दुनिया थी, पढ़ाई गई भाड़ में।
और हम एक्टिंग करेंगे और हम ये करेंगे और यही करते रहे। तो शुरुआत कैसे हुई वो मैं जानना चाह रहा था। शुरुआत मेरी एक्चुअली चाइल्ड आर्टिस्ट से आपने ना की ना या ना फिर? ना, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। पढ़ाई लिखाई कोई खास बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में खास मन नहीं लगता था। तो फिर 10वीं बड़ी मुश्किल से धक्के मार के पास किए और वालिद साहब ने कहा कि अगर गुंडागर्दी करनी है तो घर से बाहर निकलिए, तो हम आपको जानते नहीं, और अगर कुछ करना है लाइफ में तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप कुछ कीजिए। तो फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। अच्छा। और ये लोग बात जानते नहीं, एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, वो भी राइटर, जो अब मरहूम हो गए, बाबूराम इशारा, BR इशारा साहब, अच्छा। जिन्होंने चेतना वेतना नाम की फिल्म लिखी थी और रीना रॉय को इंट्रोड्यूस किया था, राज किरण को इंट्रोड्यूस किया था। मेरे ख्याल में परवीन बॉबी को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, बाबूदा के नाम से जानते थे। ओके। तो बस हम असिस्टेंट डायरेक्टर थे और काफ़ी लोगों को मैंने असिस्ट भी किया। तो एक्टिंग का बड़ा शौक, तो उन दिनों 87, 88, 89 ये दूरदर्शन का माहौल जो था, तो मैं एक दिन उनके पास चला गया, तो वो सिगरेट पी रहे थे, तो उनको मुझे कहा, देखा और उन्होंने कहा कि हीरो बनोगे? कहता हूँ, मैंने कहा कि यही बनना चाहता हूँ। कहता तो फिर बाजू में असिस्ट क्यों कर रहे हो? मैं कहा मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो कहता तो ठीक है, पैसे नहीं दूंगा। मैं कहा मैं मांगे किसने? तो मुझे पहला शो उन्होंने दिया दूरदर्शन का, औरत नाम का। अच्छा। ये 87, 88 की बात होगी। ओके। बस वहाँ से चूना लग गया और फिर कोई काम वाम तो नहीं मिला। फिर हुआ ये कि फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना रहा काफ़ी टाइम। पॉकेट मनी चलानी थी और कमानी थी, और वालिद को भी मैं असिस्ट करता था टीपू सुल्तान पर। तो उस ज़माने में एक फिल्म, बहुत बड़े डायरेक्टर हो गए थे, राजकुमार संतोषी, उन्होंने फिल्म बनाई थी घायल। तो मैं सरसरी तौर पे उन्हें जाके असिस्ट कर गया हूँ दामिनी में। अच्छा। और मुझे पता था कि स्क्रिप्ट क्या है, कि ऋषि कपूर के भाई का रोल होता है और वो रेप करता है लड़की का, और उसमें पूरी फिल्म खड़ी थी। और मैं जिसका भी ऑडिशन लेता, राज संतोषी साहब फेल कर देते थे उसे। अब शूटिंग शुरू होगी दामिनी की 91 में। अब हुआ ये कि फिल्म सिटी में जब वो सीन लगना था, उस कैरेक्टर का नाम था राकेश। तो लंच ब्रेक 1 घंटा पहले सब कह रहे थे आज वो सीन एग्जीक्यूट होगा, और मुझे टेंशन थी कि राज जी किसको लेंगे। तो फिर 1 घंटे में जब लंच ब्रेक हुआ, तो उनके वन ऑफ द असिस्टेंट थे, उन्होंने बोला राज जी बुला रहे हैं। तो लंच खा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला आप मेकअप कर लो, मैं आपका शॉट लूँगा। तो मैंने कहा कौन सा शॉट लोगे, किस बात की? कहता मुझे ऋषि कपूर के भाई जैसी कास्टिंग आपकी कहीं नहीं मिल सकती। मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुम ना बोल देते, तुम ही वो रोल करोगे। अच्छा। राकेश का। तो मैंने कहा मैं हीरो बनने आया, मेरे को कोई रेप वेप नहीं करना, मैं रेपिस्ट नहीं करना चाहता हूँ। कहता रेप वेप का कुछ नहीं है, कोई फिक्र मत करो। मैंने मना कर दिया, लेकिन उनका जोर था। अब वो क्या लिखा था नसीब में, मेकअप लग गया और की, तो फिर 10-15 साल रेप ही करता है। उर्मी तो अभी चल फिर ही नहीं सकती, और वो आदमी जो कोर्ट से गया था अस्पताल में बयान लेने, उससे तो मेरे डैड ने खरीद ही लिया है। रही वो साली दामिनी की बात, उससे तो चड्डा कोर्ट में नंगा करेगा। मोनीश बहल जो फिल्म छोड़ता, मुझे वो नेगेटिव रोल मिलता था। मैं कहा यार हीरो बनना था, कहाँ रेपिस्ट बन गया, रंजीत बन गया मैं। फोन भी आते थे तो रेप करते रहो। उसके बाद में फिर मैंने भूत प्रेतों की सेवा की। अच्छा। हाँ, तुलसी राम से, श्याम राम से। मैं राइटर भी था, क्योंकि राइटिंग मेरे खून में थी, लिखता था, वालिद साहब के साथ लिखता भी था, सेटिंग्स में बैठता था। वो बड़े बड़े फनकार बैठे हुए हैं, सेटिंग्स हो रही हैं, और काफ़ी लोगों से मैं ज़िंदगी में प्रभावित हुआ उस ज़माने में। सबसे पहले मरहूम द ग्रेट प्रकाश मेहरा अंकल, पता लगता था कि फिल्म मेकिंग क्या होती है, डायरेक्टर का रुतबा क्या होता है, डायरेक्टर उतरता कैसे, वाइट पैंट और वाइट शर्ट का मतलब क्या होता है। क्या बात, ये मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ, वाइट पैंट और वाइट शर्ट का मतलब क्या होता है। ये 3 लोग पहनते हैं, पॉलिटिशियंस, डायरेक्टर मैंने देखे हैं, और कोई ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो भी, ये 2 चीज़ तो मेन होती है। और आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड। और फिर वहाँ से ये शुरू हो गई एक्टिंग की लाइन, एक्टिंग की दुकान 91 से। फिर करते करते विलन 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 करते। नहीं, एक बात है अश्वित जी, जब आपने बताया कि एक रेप करने का जो सीन था
तब आप तो मना तो नहीं करते थे, लेकिन जो आर्टिस्ट के साथ ये टैग लगा दिया जाता है उसको हटाना नहीं हट सकता, कितना मुश्किल होता है। नहीं हट सकता। तो ये क्योंकि नौजवानों के लिए एक नहीं मुझे वो नौजवानों आजकल तो इनफैक्ट सब चीज़ों पे ही टैग लगा हुआ है। हाँ आजकल तो हर चीज़ जो है वो मैं क्या टैग लगी हुई मिलती बोलूँ, मुख्तलिफ चीज़ें बन रही हैं जो आपको शर्मसार कर देंगी। सही बात। तो वो तो आप भूल जाइए। आज की जो जनरेशन है, मैं तो दुआ करता हूँ कि काश मैंने उतना काम आज किया होता तो आज शायद मैं लीजेंड हो जाता। सही बात है, उस टाइम पे सोशल मीडिया था ही नहीं। सही है। तो जितना हमने किए, फिर तुलसी राम से श्याम राम से के साथ जी हॉरर शो में जुड़ा मैंने जी हॉरर शो की राइटिंग शुरू की और साथ में एक्टिंग भी करता था। फिर मेरी राखी बहन थी एकता कपूर, वो देखकर उसने भूत प्रेत का चैनल ले आई, मानो या ना मानो, वो शो में लिखता था। उसके बाद में बीपी सिंह साहब आहट बनाते थे, आहट में मुझे कास्ट करते थे। तो 20-25 साल सिर्फ भूत प्रेतों में गुजरे और इंटेंस हॉरर। मैंने इंटेंस हॉरर 30 साल खाली हॉरर लिखा है। बीच में आपके राम गोपाल वर्मा से भी मुलाकात हुई कुछ, तो उनका भी मुझे पता चला सब्जेक्ट हॉरर बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। हमारी मीटिंग कुछ 15 मिनट की थी, कुछ 3-3.5 घंटे गई और मुझे पता लगा कि हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं और उनका भी फेवरेट सब्जेक्ट हॉरर है। उसके बाद उन्होंने भूत बनाई। लेकिन अश्विन जी, कमर्शियल सिनेमा में भूत प्रेत के या फिर हॉरर फिल्मों का जो अहमियत है उस बारे में थोड़ा सा बताइए। तो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कभी हमारी फिल्म उस ज़माने में 90s की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रामसेस थे जिन्होंने भूत प्रेतों पर राज किया। छोटी फिल्में की होती थी, रिकवरी होती थी, ग्लैमर सेक्स होता था, लोग टाइम पास के लिए जाते थे, वही समझते थे कि वही सफ़ेद साड़ी वाली हुई होगी। तो एक ही तरह का रोल होता था, एक ही तरह का कैरेक्टर, फिर एक हवेली, वही डेंजर सीन्स, वो लाइटिंग इफेक्ट, वही चीज़ें सारी और स्टोरी में भी कोई चेंजेस नहीं होते थे। नहीं मैं लाया हूँ। अच्छा, हाँ ओके। मैं लाया हूँ बहुत जी टीवी में चेंजेस। अच्छा। मैं लाया था, मैंने राज किया जी टीवी पर। अच्छा। हाँ, एक जोन था मेरा और मैं जो भी लाता था मैं रियलिटी बेस पे लाता था। नहीं, लेकिन देखिए ये जो सब्जेक्ट है, अब आई एम सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं जा सकता था। ये सीन्स में क्या आप कर सकते थे, ऊपर नीचे जो भी है आपने। सबसे पहली बात ये है कि ऑडियंस में से आप पूछ लीजिए कि कौन भूत प्रेत में विश्वास करता है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं, ठीक है ना। जिसके साथ एक्सपीरियंस हुआ वही जाने। आपके साथ नहीं होगा, आपको लगेगा ये सरसरी तौर पे ये हवा में बातें हो रही हैं। लेकिन जिसके साथ होता है उसके साथ ये चीज़ें होती हैं। अब ये बहुत ही विशाल टॉपिक है और ये बहुत बड़ा समुंदर है, सुपर नेचुरल जिसे कहते हैं। इसमें सिर्फ एक भूत प्रेत का एक एंगल ही नहीं होता। मैं यूट्यूब पे अपना चैनल लेकर आ रहा हूँ अभी, ग्रेवयार्ड एंड वल्चर फिल्म्स में, जहाँ पर मैं अपने 30 इयर्स ऑफ हॉरर राइटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे प्रोग्राम का नाम आने वाला है भूतिया बातें। एक राइटर जो 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हॉरर राइटिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये बहुत बड़ा विशाल समुद्र है। इसमें सिर्फ एक ये एस्पेक्ट नहीं है, इसमें तंत्र है, मंत्र है, इसमें यंत्र है, इसमें एक भृगु शास्त्र है, हर चीज़ फेंग शुई है। आप हर चीज़ कहीं ना कहीं आप और हम जो हैं एक सुपर नेचुरल से जुड़े हुए हैं, बैक ऑफ द माइंड। नहीं, लेकिन आप ही ने अपनी गुफ्तगू के दौरान बताया कि मानो तो ठीक है, ना मानो या तो मैं आपको कन्विंस थोड़ी कर सकता हूँ। हाँ। जब तक आपका खुद का जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आप खुद खत्म नहीं होंगे उससे। हाँ, लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जब लोग नहीं मानेंगे, ऑडियंस नहीं मानेगी, क्या उसी तरह की ऑडियंस है नहीं अभी तो मानने वाली? हाँ वो है, क्यों नहीं, तभी तो फिल्में चलती थी। नहीं, लेकिन उतना ज्यादा ह्यूज पैमाने पे हम इस चीज को लॉन्च नहीं कर सकते। नहीं सर, तभी तो राम सिद्ध आदमी लीजेंड बना, क्योंकि कई लोग डरते हैं। हाँ, ये देखने, बिल्कुल, ये नहीं कि लाइक नहीं करते। आज भी अगर आप तभी तो
हॉलीवुड आगे क्यों निकला? हॉलीवुड हमारे कल्चर को मार कर और अपने तरीके से अपने ढांचे में डालकर इन्होंने हॉलीवुड की एक्सपीरियंस हॉरर फिल्में बनाई। उस पर क्या तड़का था? उस पर सिर्फ टेक्नोलॉजी का तड़का था। हाँ। हमारी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी क्योंकि हमारे बजट नहीं होते। सही बात है। आज की तारीख में आपके तेलुगु डायरेक्टर ले लीजिए, बॉलीवुड के ले लीजिए, ये अब हॉलीवुड आप भिखारी मर गए। हम कितनी टेक्निकली क्या फिल्में बनाते हैं, बिल्कुल। आप हमारे इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो अभी क्या है कि नैले पे देला, ये एवरग्रीन सब्जेक्ट रहे हैं। एक मैंने हमेशा लोगों से कहा है कि ये जो हॉरर है ना, ये न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। सिंपल बात बताता हूँ, ब्रेन के डॉक्टर बहुत कम होते हैं। हाँ सही है। हाँ हाँ, और सही डॉक्टर जो होते हैं ब्रेन के, वो और भी कम होते हैं। हॉरर डायरेक्टर मिल जाएंगे लेकिन रियल हॉरर डायरेक्टर बहुत कम मिलेगा। सही है। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ब्रेन की जो तकलीफें बहुत कम इंसानों को होती हैं। तो ऐसी वो फिल्में भी वैसी बनती है, डायरेक्टर भी चुन चुन के वैसे ही आते हैं जो वो ये। तो इस करके आपको जो है बड़ा ही अजीब सा लगता है, उटपटांग सा लगता है, क्योंकि ये फिल्में 100 में से 3 आ जाएंगी या 2 आ जाएंगी, लेकिन 2 में से 1 जो क्लिक होगी वो इतिहास बनाएगी। सही बात। सबको डरना और डराना अच्छा लगता है, चाहे चाकू से हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे इफेक्ट देकर हो। अगर मैंने 2 सेकंड के लिए आपको इस कमरे में छोड़ दिया बगैर बत्ती के, अकेले, और आपके माइंड में ये बात डाल दी कि ज़्यादा टाइम मत यहाँ बिताना बिकॉज ये ठीक नहीं लग रही जगह मुझे, तो आप जो है ना, आफ्टर 15 सेकेंड्स आपका माइंड आपको डिस्टर्ब करने शुरू कर देगा और फिर आपकी पूरी बॉडी रिएक्ट करेगी और वहाँ से आप एक हॉरर को जन्म देंगे। हॉरर क्या है? हॉरर का मतलब ये है आपकी खुद इमेजिनेशन को डिस्टर्ब करना। बाकी ये कितनी चीज़ें अमल होती है, कितना ये होता है, आप खुद एक्सपीरियंस जब करेंगे तो आप जानेंगे। वैसे ये सब और एक ही खून पी गए, ये पी गए, वो सब ऐसा तो है नहीं, लेकिन रुएं और बदरुएं और जिन जिनात ये तो हैं। जब आपने राइटिंग का जिक्र किया तो बहैसियत राइटर, जगह आप एक हॉरर फिल्म लिख रहे हैं, तो आपके जहन में क्या क्या चीज़ें बनती हैं? आज मैं आपकी नींद कैसे उड़ाऊं? अच्छा। इस लेवल में अच्छा। सोचो, यही मैं आपको 30 साल यही लिखवाऊं तो आपका मानसिक स्थिति क्या होगी आपकी, आप दिमागी तौर से क्या होंगे। रोज मैं आपको 30 साल सिर्फ ये सुबह से शाम तक ये सोचकर कलम दूं आपके हाथ में, ये आप लिखें कि आज मुझे कितना आप डराएंगे, तो आप क्या ऑरा पैदा कर रहे हैं आपके इर्द गिर्द। ये भी एक सुपरनैचुरल है। ये मैं सारी बातें अपने टॉक शो में लाना चाहता हूँ कि मेरी खुद की आप बीती क्या हुई है 30 इयर्स में। सही बात है। आई लॉस्ट माई स्लीप। अभी आपने कहा था हाँ कि आईज ये गया, आई लॉस्ट माई स्लीप। बिल्कुल नहीं, लेकिन जब आप इस तरह का सब्जेक्ट लिखते हैं, इस तरह की राइटिंग करते हैं, तो आपकी अपनी खुद की जो ज़ाती लाइफ होती है उस पर कितना असर होता बहुत है? ज़्यादा। मुझे तो बहुत इफेक्ट किया है। मेरी तो बैंड बज गई, इसलिए मैंने अभी बंद कर दिया। हाँ, वही तो जानना चाह रहा था। नहीं, ठीक नहीं है। किसी हद तक ठीक है, हम बहुत ज़्यादा ही बह गए उसमें, क्योंकि कुछ था ही नहीं। एक कार्मिक बन जाता है, एक माहौल बन जाता है आपके इर्द गिर्द, आप बांधते हैं अपने आप को, वैसी चीज़ें होती हैं। फिर आपको वही चीज़ हर जगह वही चीज़ सोचते हैं आप, वही चीज़ दिखती है, वही चीज़ के बारे में उससे दूर नहीं जा सकते। अगर आप नॉर्मल अगर कुछ लिखने लगेंगे तो आपको कैसे लगेगा, ये मैं क्या मजाक लिख रहा हूँ, हंसना ये क्या है। समथिंग हैज टू हैपन। ये कार्मिकली हम अपना देखो, हमें अपना एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। वो एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ये चाइनीज़ सबसे ज़्यादा सुपरनैचुरल में है, आपके घर घर में घुसे में। ये फेंग शुई क्या होता है?
ये सब इसी से तो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हमसे मार के नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकालती हैं और पॉजिटिव को अंदर लेती हैं। फेंगशुईज की जितनी क्लिकिंग होगी उतना आपका बेटर होगा। जो हम बुलाते हैं घर में और ये दिशाएं देखते हैं, ये बुरी दिशा है, ये वो दिशा है, ये सब क्या है? ये सब वन ऑफ द पार्ट ऑफ वही है, सुपरनेचुरल। कभी कभार हम आप रोड पे चल रहे होंगे और आपने मुझ जैसे इंसान से एक मुलाकात की और मैंने सिर्फ स्माइल किया। कभी कभार क्यों हमें ऐसा लगता है कि एक आदमी को देख के मैं इससे कहीं मिल चुका हूं, भले आपकी मेरी मुलाकात नहीं हुई हो, लेकिन कभी कभार आपको कनेक्ट होता है कि मैं इस आदमी या इस औरत को मैं जानता हूं, ये कहीं तो आई है। इसको बोलते हैं सोल सर्चिंग। ये भी एक डीप है। क्यों बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी कोई सोया हो उसे झटके से नहीं उठाना चाहिए, और क्यों ऐसा होता है कि कोई भी आदमी बहुत कम रिस्पॉन्ड में 2 या 3 बार तीसरे या चौथे कॉल पे उठता है? क्या हुआ यार? नहीं यार मैं बहुत, क्या होती थी बेटी, नहीं बिल्कुल गंदा ही सपना देख रहा था यार। यानी हमारी सोल जो है, जब हम सोते हैं हमारी सोल बाहर निकल के, हमारी रूह जो है बाहर निकल के वो कहीं ट्रैवल करती है और उन लोगों से मुलाकात करती है जिनसे आप कभी मिले नहीं। और अगर वही रूह आपको रोड पे मिलती है तो आपको लगता है मैं कहीं इससे मिल चुका हूँ। आप समझ रहे हैं मैं कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। सही। झटके से नहीं उठाना चाहिए। क्या करा दे यार, आज मैंने बहुत गंदा सपना देखा तेरा। यार मैंने देखा मैं अमेरिका पहुंच गया और वहां पर मैं किसी को मिल रहा हूँ, कोई मिले और वही बंदा अगर आपको रेलवे स्टेशन पे मिल गया तो आप बोलेंगे इसको कहीं मैंने देखा है। वो ऑलरेडी आपसे मिल चुका है, आपकी सोल कनेक्ट कर चुकी है। जब हम सोते हैं तो हमारी जो रूह है वो हमारा इंतकाल नहीं होता, लेकिन हम अधमरे ही रहते हैं। बिल्कुल, ये तो रोज का मामूल है। जब आप ये रोज का मामूल है। और हमारी रूह जो है वो बाहर जाती है और अपनी जर्नी पे ट्रैवलिंग करती है। सही। इसलिए अगर कोई दूसरा शख्स आता है और हमें उठाने की कोशिश करता है तो उसका स्पर्श हमारी बॉडी पे आता है और जैसे ही टच करता है जो रूह होती है वो इमीडिएटली वापस आ जाती है और वेट करती है कि वो हमारी बॉडी से कैसे कनेक्ट हो। जैसे ही उठाया हाथ, उसने अंदर घुस जाना है, तब आप उठते हैं, हाँ क्या हुआ? सही है। ये सारी थियरीज हैं। सही। एक चीज़ ये है अश्विन जी, मैं जानना चाह रहा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने से अदाकारी या फिर यूं कहिए कि अपनी किस्मत आजमाई के लिए लोग बम्बई का रुख करते हैं और सिमट कर रह जाते हैं, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं वो बिखर रहे हैं फनकार, आर्टिस्ट। ऐसा क्यों? बहुत बड़ी बात कही आपने। सबसे पहली बात तो ये कि हर एक इंसान को समुंदर में तैरना चाहिए। आप समझे बात को? बम्बई जो है वो एक बहुत ही वो समुंदर है और हर एक इंसान को समुद्र में आना है। और जब शाम को समुद्र जो है अपनी गंदगी बाहर फेंक देता है, अनवांटेड। ये थ्योरी है जिंदगी की, फिल्म इंडस्ट्री नहीं, कोई भी काम ले लीजिए। सबसे पहले बम्बई जो है वो सरजमीन जो है मेरी, वो सबको खाना देती है, हर एक को इनवाइट करती है, लेकिन छत किसी को नहीं देती। जो बंबई में जिसकी छत हो गई वो बादशाह वर्ल्ड का, जिसने बंबई में कमा लिया उसने दुनिया को राज कर लिया। वो है ही ऐसी, उसने सबको, कहते हैं ना इसको बंबई की हवा लग गई है। अच्छे अच्छे लोग हवा में घूमते हैं। आज की जनरेशन जो है वो बहुत वो इनप्रैक्टिकल है। हर एक को उठते सारी गांव ये समझते हैं कि हम शाहरुख खान बन जाएंगे, हम अमिताभ बच्चन बन जाएंगे, हम ये भी ऋतिक रोशन बन जाएंगे। लेकिन ऋतिक रोशन, शाहरुख खान ये जो है वो अल्लाह ताला ने उनकी नसीब लिखा के आए हैं। हर इंसान अपनी नसीब, अपना फ्यूचर दिखा के आता है। पहले ये समझ लें कि हम
अपने में कितना कंटेंट रहे। जब वो नहीं बन पाते तो बिगड़ जाते हैं। तो फिर ऐसे ऐसे काफ़ी मिलते हैं सर्कल, क्योंकि हमारा भला नहीं हुआ तो हम थोड़ी चाहेंगे कि आपका भी हो, आपके भी कपड़े फटें। कोई भी इंसान दूसरे इंसान को दीवार पे चढ़ते हुए नहीं देख सकता। वो उसके कपड़े फाड़ना चाहता है, उसे नीचे गिराना चाहता है, रौंदना चाहता है, उसमें थूकना चाहता है और हंसता है। ये जनरेशन जो है बहुत ही सेंसिटिव है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो। ये सारे डेटा बेस्ड हैं। इनको ज़िंदगी की असलियत के बारे में पता नहीं। ये इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस। जद्दोजहद हर एक की लाइफ में, लेकिन ये जनरेशन में से बहुत कम जो है वो इस बात को समझते होंगे, नहीं समझते। जहाँ स्ट्रगल आ गई, जहाँ फेलियर आ गया, जहाँ एक फिल्म से निकाल दिया, सुसाइड क्यों हो रहा है? मैं इस पर फिल्म बना रहा हूँ, मैं अब डायरेक्टर भी बन गया हूँ, मेरी खुद की प्रोडक्शन हो गई है, मैं इस पर एक फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा। सबसे बड़ा कैंसर आज की सोसाइटी में एंग्जाइटी है, डिप्रेशन। खा पी के लोगों को मौत आती है और कोई लोग ऐसे ही भूखे मर जाते हैं। कोई खुश नहीं है, ना मैं खुश हूं ना वो खुश, भटक रहे हैं पागलों की तरह। कोई स्थिरता नहीं है दिमाग की, कोई सोच नहीं, बस जहां बोल दिया वहां चल दिए। लाउड म्यूजिक होगी वहां पागलों जैसे डांस कर लिया। बच रहे हैं लाइफ से, कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये तो हो गई तितर बितर। फिर बम्बई को गालियां देते हैं, फिर बड़े बड़े आर्टिस्टों को गालियां देते हैं। अरे भाई, उसकी तकदीर कुछ और थी, आपकी और है। हो सकता है आप बन जाए। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन बातें कड़वी हैं। सही बात है। चलिए, एक सवाल ये है कि आपने हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री का रुख और हैदराबादी फिल्मों के बारे में आपके क्या ख्यालात है, और फिर आपने खदीर के डायरेक्शन में ऐसा कौन सा कीड़ा देखा जो आप इनके अंडर काम कर रहे हैं? मीन्स एक्टिंग का या फिर डायरेक्शन का एक कीड़ा होता है, उस बारे में बताइए। सबसे पहली बात ये है कि मेरी नज़र में हर कोई डायरेक्टर होता है। खदीर साहब जो हैं वो कोई कीड़ा वीड़ा नहीं देखा, वो फनकार इंसान है। वक्त की बात होती है। कल को खदीर साहब ने कोई जूली रेंटर के साथ फिल्म बना दी तो बात कुछ और हो जाएगी। आज वो हमारे साथ ऐड फिल्म बना रहे हैं, बात कुछ और है। वक्त की बात होती है। आदमी फनकार है, आदमी जानता है, इसलिए इतनी दूर से हम बम्बई से यहाँ पर आए हैं। रही बात ये, वो बहुत ही टेक्निकली साउंड किस्म के आदमी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और हमेशा मेरे ग्रेट मिठुन चक्रवर्ती साहब ने मुझे सिखाया था, जिनको मैं बहुत अहमियत देता हूँ, कि इंसान को अपना अतीत और औकात नहीं भूलनी चाहिए। रही बात आपकी, और बहुत ही वो अपना काम जानते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट 2 फिल्में थी जो उन्होंने कल बनाई और वक्त पे हमारा काम ख़त्म किया। उनको आता है और उनका काम बोलेगा, आप देख लीजिए, पब्लिक देखेगी। और उनको और मैं चाहता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उन्हें और बड़े प्रोजेक्ट्स मिले और वो हैदराबाद में बहुत बड़े इंसान बने, बहुत बड़ी शख्स बने। और रही बात हैदराबाद की फिल्म इंडस्ट्री की और साउथ की, सर यहाँ कमाल का मिलिट्री डिसिप्लिन है। असली सरस्वती यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर लोग कितने जुनूनी भी होते हैं काम से, और ये सालों से चलता आ रहा है। टेक्निकली कितने और ज़्यादा साउंड है। हर चीज़, हर डिपार्टमेंट में ये जो है वो बहुत ही आगे हैं। और ये ज़िंदगी, और आप क्या है, देख लीजिए आप, तेलुगु पिक्चर, तमिल पिक्चर कितनी फली, इन्होंने कई बार जाके बॉलीवुड को भी बचाया। तो ये सर बड़े कमाल के लोग हैं सर, बहुत आगे हैं ये लोग हैदराबादी। अश्विन जी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको रुकना चाहूँगा क्योंकि वक्त का पता ही नहीं चल रहा है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।